फाइन। तो हमारे सेशन का टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। पहले देखते हैं रिफ्रैक्शन होता क्या। रिफ्रैक्शन होता क्या है? जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, मतलब एक तरह के ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस से दूसरे तरह के ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस में जाता है। सपोज मान लो कि ये जो है ये एयर है एंड दिस इज वाटर, और लाइट जो है वो एयर से वाटर में जा रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जा रहा है। तो सपोज ये लाइट रे आ रहा है फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम, इसको मैं मीडियम वन बोलता हूँ, to another transparent medium, that is medium 2. So whenever a light ray goes from one transparent medium to another transparent medium, then it bends, वो bend कर जाता है। ठीक है, मतलब इसको जाना कैसे चाहिए था, ऐसे straight जाना चाहिए था, but ऐसा straight ना जाके it will bend। अब जैसे इस केस में ये क्या हुआ, इस साइड बेंड कर रहा है। ठीक है, ये भी पॉसिबल है कि ये इधर भी बेंड कर सकता है, मतलब इट इज गोइंग टू बेंड। किस केस में ये किधर बेंड होगा ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट व्हाट इज रिफ्रैक्शन? whenever a light ray goes from one transparent medium to another transparent medium, then it bends from its path, वो अपने पाथ से बेंड कर जाता है। ठीक है, और ये बेंडिंग क्यों हो रही होती है? बिकॉज जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, तो उसकी स्पीड चेंज हो जाता है। स्पीड इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि दोनों मीडियम का नेचर कैसा है। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम, द स्पीड कैन इंक्रीज और डिक्रीज, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो सिंस द स्पीड चेंजेस, so whenever a light ray goes from one medium to another medium, it changes its path, वो अपने पाथ पे बेंड कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम डेफिनेशन देखते तो यहाँ पर है द बेंडिंग ऑफ द लाइट रे इज व्हेन इट एंटर्स ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एट any angle other than 90 degree, and at any angle other than 90 degree। मतलब कि अगर ये रे इस सरफेस, ये जो इसे हम बोलते हैं इंटरफेस, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस वो रीजन होता है जहां पर एक मीडियम खत्म होकर दूसरा मीडियम की शुरुआत हो रही होती है। तो अगर लाइट रे इंटरफेस के परपेंडिकुलर है, उस केस में क्या होता है, लाइट रे स्ट्रेट पास कर जाता है। यहाँ पर नो बेंडिंग, किसी भी तरह का बेंडिंग नहीं होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर लाइट रे इंटरफेस को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रहा है, देन देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, किसी भी तरह का रिफ्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, यहां तक बात आ गई समझ में? कोई डाउट है यहाँ पे? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ना, इसमें से एक को हम ऑप्टिकली रेयरर कहते हैं, दूसरे को ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं। तो किस बेसिस पे हम किसी मीडियम को ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर कहते हैं ये समझो। सपोज अगेन मेरे पास ये दो मीडियम है, मीडियम वन एंड मीडियम टू। दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू। ठीक है, लाइट रे जो है वो फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में आ रहा है। सपोज ये फर्स्ट मीडियम से लाइट रे जो सेकेंड मीडियम में आ रहा है, तो ये बेंड कर गया। अब अगर, अब ध्यान दो, अगर जब वो लाइट रे मीडियम टू में गया तो उसकी स्पीड अगर डिक्रीज हो गई, ठीक है, अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई है, तो इसका ये मतलब होता है कि मीडियम टू जो है ये डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है। ठीक है, अगर लाइट रे मीडियम वन से मीडियम टू में जा रहा है और मीडियम टू में एंटर करते ही उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई, इसका मतलब मीडियम टू जो है वो क्या है, ऑप्टिकली डेंसर है। डायरेक्टली हम डेंसर भी बोलते हैं। ठीक है, बार बार हम ऑप्टिकली टर्म यूज नहीं करते, हम ये कहते हैं इफ द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम,
तो ये सेकंड मीडियम है, ये कैसा मीडियम है, ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, ठीक है। एंड अगर मान लो दिस इज मीडियम वन, दिस इज मीडियम टू, अगर लाइट रे आता है, ठीक है, ये बेंड हो गया, तो अगर यहां पे स्पीड इंक्रीज हो जाए, if the speed of the light ray increases on entering the medium 2, इसका ये मतलब है कि मीडियम 2 जो है वो ऑप्टिकली रेयरर है, ये हम सीधे बोल सकते हैं रेयरर है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखते हैं, फर्स्ट केस में क्या था, मीडियम 2 में स्पीड कम था, तो मीडियम 2 कैसा मीडियम था, डेंसर मीडियम था। तो अगर मीडियम 2 डेंसर है तो मीडियम 1 कैसा होगा, रेयरर होगा। तो मतलब ऑप्टिकली डेंसर और ऑप्टिकली रेयरर का जो कंसेप्ट है ये रिलेटिव है। अगर एक ऑप्टिकली डेंसर है तो दूसरा ऑप्टिकली रेयरर कहलाएगा। अब सेकंड वाले केस में क्या है, सेकंड मीडियम क्या आया है, ऑप्टिकली रेयरर आया है, मतलब फर्स्ट मीडियम को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली डेंसर बोलेंगे। आ रही बात समझ में, यहां पे कोई डाउट है? चलो अब देखो, तुम यहां पे देखोगे मैंने जो दो डायग्राम बनाया है, इसमें एक में जैसे सपोज दिस वाज द पाथ ऑफ द लाइट, एक में लाइट अंदर की तरफ चला गया, ठीक है, और एक में लाइट जो है वो बाहर की तरफ जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने के लिए क्या करता हूं, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है यहां पे एक नॉर्मल ले लेता हूं, दिस इज नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है भाई, एन इमेजिनरी लाइन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो ये है मेरा नॉर्मल। अब देखो, अब इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं कि जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाता है तो उसकी स्पीड घटती है, और साथ ही साथ वो किधर बेंड करता है, नॉर्मल की तरफ। ये इसका एक्चुअल पाथ था लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड कर गया, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज करती है, और उसके साथ साथ इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। एंड जब कोई लाइट रे डेंसर से रेयरर में जाता है तो उस केस में क्या होता है, जैसे देखो ये रेड वाला नॉर्मल है, लाइट रे का पाथ क्या होना चाहिए था, ब्लू वाला पाथ होना चाहिए था, बट ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है। तो whenever a light ray goes from denser medium to rarer medium, तो स्पीड इंक्रीज कर जाती है और लाइट रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। तो हमारा जो अगला स्लाइड है ये इसी पे बेस्ड है कि whenever a light ray goes from one medium to another, तो हमने ये देख लिया है कि it changes its path, वो बेंड करता है। अब वो बेंड किधर करेगा, ठीक है। तो ये जो रेफरेंस लेते हैं हम नॉर्मल को लेते हैं, या तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर सकता है या तो नॉर्मल से अवे बेंड कर सकता है। यहां पर ये किधर बेंड कर रहा है, टुवर्ड्स द नॉर्मल, और इस केस में किधर बेंड कर रहा है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है, वो बेंड कर जाता है। अब डिपेंड करता है वो किस टाइप के मीडियम से किस टाइप के मीडियम में जा रहा है। अगर वो डेंसर मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड डिक्रीज होगी और इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। अगर वो रेरर मीडियम में जाएगा तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी और इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर हो गया होगा। अब हमारा एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रीड करो, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, सोचो उसके बारे में एंड टेल मी द आंसर।
द क्वेश्चन इज अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। सो ये है मेरा इंटरफेस, इधर है एयर, इधर है वाटर। ऑब्लिकली एंटर करने का मतलब 90 डिग्री छोड़ किसी भी दूसरे एंगल पे एंटर कर रहा है, तो इस तरह से एंटर कर रहा है लाइट। नाउ क्वेश्चन इज डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम देखते हैं एयर जो है वो कैसा मीडियम है भाई, रेयर है। वाटर कैसा है, डेंसर है। तो अगर मैं यहाँ पे एक नॉर्मल बनाऊं, तो अगर मैं इसे बोलूं कि दिस इज नॉर्मल, तो लाइट रे का पाथ कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बट लाइट रे क्या करेगा, ऐसे मूव कर जाएगा, मतलब इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। so it will bend towards the normal। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। आगे देखते हैं। नाउ इस पॉइंट को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। what happens when ray of light is incident perpendicular to the interface of two medium। okay, तो तुमने क्वेश्चन ये है कि भाई डेंसिटी कैसे पता चलती है, कौन ऑप्टिकली रेयर है कौन ऑप्टिकली डेंसर है। इसके लिए हमारे पास गिवन होता है, ठीक है। अभी हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पर देखते हैं, हमारे पास एक डेटा दिया हुआ होता है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कौन ऑप्टिकली डेंसर है कौन ऑप्टिकली रेयर है, ठीक है। थोड़ी बहुत चीजें तो हम नॉर्मली एज्यूम कर सकते हैं। जैसे अगर हम एयर और वाटर की बात करें तो वाटर डेंसर होगा, अगर हम एयर और ग्लास की बात करें तो ग्लास डेंसर होगा। लेकिन सवाल आए कि वाटर और ग्लास में कौन डेंसर है, तो उस केस में हमें डेटा दिया हुआ होता है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ होता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, ठीक है। हम ऐसे ही नहीं कह सकते कि भाई ये डेंस है ये रेयर है, तो उसके लिए हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी कि कैसे पता चलता है कि कौन ऑप्टिकली रेयर है और कौन ऑप्टिकली डेंसर है, ठीक है। पहले से एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उस एक्सपेरिमेंट में ये देखा जाता है कि लाइट रे बेंड नॉर्मल की तरफ कर रहा है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रहा है। उसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है और कौन सा मीडियम ऑप्टिकली रेयर है। तो वो चीज क्वेश्चन में गिवन होता है। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट हैपेंस व्हेन द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस ऑफ टू मीडियम। अगर कोई रे ऑफ लाइट दो मीडियम के इंटरफेस पे, इंटरफेस क्या भाई, दिस इज इंटरफेस, मतलब हम बोलते हैं बॉर्डर लाइन, जो बॉर्डर लाइन है उसको हम बोलते हैं इंटरफेस। तो अगर कोई रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली दो मीडियम के इंटरफेस पे इंसिडेंट कर रहा है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। स्पीड विल चेंज, ध्यान देना, स्पीड विल चेंज बट डायरेक्शन डज नॉट चेंजेस। स्पीड तो चेंज कर जाता है बट डायरेक्शन चेंज नहीं करता, ठीक है। इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करूंगा। सो स्पीड विल चेंज बट डायरेक्शन डू नॉट। इस चीज को हम समझते हैं कि ऐसा क्यों है, ठीक है। तो सपोज मान लो मेरे पास कोई लाइट रे है जो एयर टू वाटर आ रहा है। फर्स्ट केस में जो लाइट रे है ना ये ऑब्लिकली आता है, और सेकंड केस में लाइट रे जो है वो परपेंडिकुलरली आ रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा, इट विल बेंड, वो बेंड कर जाएगा। बट सेकंड केस में होगा इट विल नॉट बेंड, ठीक है। तो अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड यहां भी डिक्रीज होता है, यहां भी डिक्रीज होता है। अगर हम पाथ की बात करें तो पाथ जो है यहां पर बेंड होता है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, और यहाँ पे क्या है, नो चेंज इन डायरेक्शन, किसी भी तरह का चेंज नहीं है डायरेक्शन। तो ऐसा क्यों होता है ये समझते हैं। देखो
लाइट को है ना हम एक वेव की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है, लाइट को हम एक वेव की तरह ट्रीट करते हैं। तो हम समझ सकते हैं कि अगर लाइट रे यहाँ पर आ रहा है तो बेसिकली एक वेव अप्रोच कर रहा है। जैसे वाटर में वेव्स होते हैं ना, वैसे ही समझो कि एक वेव अप्रोच कर रहा है यहाँ पर। अगर लाइट रे आ रहा है तो क्या है, एक तरह से एक वेव जो है वो अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो। वेव पे मैं कुछ पॉइंट्स ले लेता हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3, 1 2 3। अब जब ऑब्लिकली कोई लाइट रे आएगा तो देखो कि जब ये ऑब्लिकली फॉल करेगा किसी भी सरफेस पे, इंटरफेस पे, तो सबसे पहले जो पॉइंट 1 होगा वो एंटर करेगा इनटू द सेकंड मीडियम, बट उस केस में पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जो है वो बाहर में ही है। तो जो पॉइंट 1 है उसकी स्पीड क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे मीडियम में एंटर कर चुका है। बट पॉइंट 2 और पॉइंट 3 की स्पीड चेंज नहीं हुई है, ठीक है। तो अब एक इमेजिन करो, सपोज मान लो एक सिलेंड्रिकल रोलर है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हिस्सा जो लेफ्ट पार्ट है, लेफ्ट पार्ट की स्पीड को स्लो कर देते हैं, ठीक है, लेफ्ट पार्ट की स्पीड को स्लो कर देते तो क्या होगा, क्या सिलेंडर ऐसे बेंड हो जाएगा? और स्लो रखेंगे तो और ऐसे बेंड होगा। तो क्या सिलेंडर की बेंडिंग इस तरह से होगी? ये बात क्लियर हो रही है? जिधर का पार्ट, ठीक है, जिस पार्ट की स्पीड कम होगी वो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, बट जिस पार्ट की स्पीड ज्यादा होगी वो तो ज्यादा स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। एज अ रिजल्ट जो सिलेंडर होगा वो बेंड कर जाएगा अपने पाथ से। तो सेम चीज यहां पर होता है। जो पॉइंट 1 है उसकी स्पीड कम हो चुकी है क्योंकि वो मीडियम 2 में एंटर कर चुका है, लेकिन पॉइंट 2 और पॉइंट 3 अभी एंटर नहीं किया है। तो पॉइंट 1 की स्पीड कम है कंपेयर टू पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। एज अ रिजल्ट ये सेम केस यहां पर होता है, ये ऐसे बेंड हो जाता है। पॉइंट 1 यहाँ है, अब जब पॉइंट 2 आया तो उसकी भी स्पीड कम हुई, लेकिन देखो अभी तक पॉइंट 3 एंटर नहीं किया है, तो पॉइंट 3 की स्पीड क्या अभी भी ज्यादा है। एज अ रिजल्ट ये बेंडिंग होता है। तो इस तरह से लाइट रे बेंड कर जाता है। जब पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 तीनों सेकंड मीडियम में एंटर कर जाते हैं तो नाउ अब वो फिर से स्ट्रेट मूव करने लगता है। क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट की स्पीड सेम है। तो सिलेंडर में देखो कि अब अगर दोनों एज सेम स्पीड से मूव कर रहा है तो अब ये स्ट्रेट मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ पे? बात आई समझ में? चलो अब हम देखते हैं कि भाई इस केस में क्या होता है। तो लाइट क्या है, वेव है। तो ये है पॉइंट 1 हमारा, ये है पॉइंट 2, ये है पॉइंट 3। अब देखो अगले स्टेप में पॉइंट 1, पॉइंट 2 और पॉइंट 3 जो है वो सेम टाइम पे सेकेंड मीडियम में एंटर करता है। ठीक है, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 एंटर सेकेंड मीडियम साइमल्टेनियसली। तो तीनों की जो स्पीड डिक्रीज हुई वो एक साथ हुई। अब अगेन अगर हमारे पास एक रोलर है, ये मूव कर रहा है, अगर इसके लेफ्ट और राइट एंड दोनों की स्पीड हम एक साथ डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा, ये रोलर की स्पीड कम हो जाएगी लेकिन उसके पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, वो स्ट्रेट ही मूव करेगा। ठीक है, दोनों साइड की स्पीड अगर सेम अमाउंट से डिक्रीज हो चुकी है सेम टाइम में तो वो स्ट्रेट ही मूव करेगा। तो एज अ रिजल्ट यहां पर जो लाइट रे है वो स्ट्रेट ही मूव करता है। ठीक है, ये बात समझ में आ चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। ऐसे इतना डिटेल में एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा कि whenever a light ray falls perpendicularly to the surface what happens। तो तुम्हें बस ये ध्यान रखना है, ये लिखना है कि the speed changes, स्पीड चेंज होता है बट देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। अब रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब की हम बात करते हैं। ग्लास स्लैब क्या होता है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल शेप ऑफ ग्लास होता है। ग्लास का एक क्यूबॉइडल शेप होता है, मैं ऐसे बना सकता हूं इसको, लाइक अ मैच बॉक्स।
एक मैच बॉक्स जो होता है, माचिस की जो डिब्बी होती है, उस तरह का एक ग्लास का स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं ग्लास स्लैब। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। ठीक है, तो मैं इसे एक अलग डायग्राम में करता हूं। ठीक है, अब ध्यान दो यहाँ पे, सपोज मेरे पास ये एक ग्लास स्लैब है। सो यहां दिस इज एयर, दिस इज ग्लास एंड दिस इज अगेन एयर। अब सपोज कोई लाइट रे जो है वो ऑब्लिकली एंटर करता है, तो ये जो लाइट रे इसे हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। इस डायग्राम को साथ साथ कॉपी में बनाते जाना, ठीक है, प्रैक्टिस होता जाएगा। तो ये जो लाइट रे आया इसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। अब ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो यहां पर हम बनाते हैं एक नॉर्मल। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल। अब देखो भाई, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है ना, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब देखो, जो लाइट रे है वो कहां से कहां एंटर कर रहा है, एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में आ रहा है। तो मुझे बताओ कि लाइट रे किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल, फटाफट बताओ। तो भाई लाइट रे किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। मतलब इसका रास्ता कैसा होना चाहिए था, ये होना चाहिए था इसका रास्ता, बट ये किधर बेंड कर गया, इधर बेंड कर गया। तो ये हो गया हमारा रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, ये जो ग्लास स्लैब के अंदर रे उसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्रैक्टेड रे बोल रहे हैं। अब देखो, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या, ये एंगल है, इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एक बात मुझे बताओ, क्या अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के, तो क्या बोलोगे, देख के तुम्हें क्या लग रहा है, क्या ये इक्वल है। फटाफट सोचो, क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल लग रहा है। नो, क्यों नहीं भाई, देखो यहां पे, अगर मान लो, अगर मान लो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये पूरा होता, तो उस केस में इक्वल होता, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट जाता। बट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना छोटा सा, ये छोटा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जबकि एंगल ऑफ इंसिडेंस तो बहुत बड़ा है। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल नहीं होता है। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, बट रिफ्रैक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, अब देखो, सो अगेन लाइट रे यहां पर आया, तो यहां पे अगेन इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, मीडियम चेंज हो रहा है ना भाई। अब ये ग्लास से किधर जाएगा, एयर में जाएगा। तो जब ये ग्लास से एयर में जाएगा, तो अब मुझे यहां बताओ व्हाट विल हैपन, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल आएगा। क्वेश्चन मैंने ये कहा कि अब यहाँ पे इस पॉइंट पे जो लाइट रे है वो अगेन मीडियम चेंज कर रहा है, ग्लास टू एयर में जाएगा अब ये। तो अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फिर से बेंड करेगा, बट सवाल ये है वो किधर बेंड करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। सो क्योंकि ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, ग्लास क्या है डेंसर, एयर क्या है रेयरर, तो ये किधर बेंड करेगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा। तो ये कुछ ऐसा सा चला जाएगा।
तो ये जो रे निकल गया इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। और ये जो एंगल होता है नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच के, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, अगर मैं पूछूं क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल होते हैं, तो भाई एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि हाँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये इनिशियल एंगल जिस एंगल पे लाइट रे उस स्लैब में एंटर किया था, और वो एंगल जिससे वो स्लैब से बाहर निकल रहा है, वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब यहां पर एक और कंसेप्ट देखो, इंसिडेंट रे, अगर मान लो ये स्लैब नहीं होता तो लाइट रे कैसे जाता है, ऐसे जाता। अगर ये स्लैब होता ही नहीं तो लाइट रे का ये डायरेक्शन होता। तो ये जो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, दिस इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। इसे हम क्या बोलते हैं, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है भाई, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे। जब हम इंसिडेंट रे को आगे प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें और इमर्जेंट रे में जो गैप होता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट, उसे हम लैटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। फटाफट इसे एक बार कॉपी कर लो, कॉपी करके चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखें, इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू इमर्जेंट रे, इमर्जेंट रे, तो हम आंसर क्या देंगे भाई, यस। इंसिडेंट रे हमेशा इमर्जेंट रे का क्या होता है, पैरेलल होता है। फटाफट कॉपी करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, या इसको हम बोल सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी समझने के लिए ये समझो कि जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है वो किस बात पर डिपेंड करता है, ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ग्लास स्लैब। कहने का ये मतलब है कि अगर हम दो ग्लास स्लैब लेते हैं जिनकी ऑप्टिकल डेंसिटी डिफरेंट होगी, ठीक है, तो उस केस में जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है, मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिफर कर जाएगा। दूसरी बात, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थिकनेस पे भी ये डिपेंड करता है कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। अगर हम थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब को चेंज करते हैं, थिकनेस क्या होता है, समझो थिकनेस ये होता है, दिस इज द थिकनेस, ये है हमारा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। तो अगर इस थिकनेस को हम चेंज करेंगे तो उस केस में क्या होगा, इमर्जेंट रे जो है वो ग्लास स्लैब के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर, जो सॉरी, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो ग्लास स्लैब के अंदर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो उस केस में उसके और इंसिडेंट रे के बीच का जो गैप है, जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है, वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि लैटरल डिस्प्लेसमेंट किस किस बात पे डिपेंड करता है, तो ये दो बातों पे डिपेंड करता है। पहला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, जिसको हम ऑप्टिकल डेंसिटी के हिसाब से समझ सकते हैं कि रेफरेंस में, और दूसरा थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ठीक है,
सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। सो रिफ्रैक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ ये बोलता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का ये मतलब है, सपोज यहां पर मेरे पास दो मीडिया है, मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो अगर कोई लाइट रे यहां पर आके इंसिडेंट करता है तो ये हो गया हमारा इंसिडेंट रे। ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पे हम एक नॉर्मल बनाते हैं, तो ये हो गया नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। बहुत सारे नॉर्मल बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम उस नॉर्मल की बात करें जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है। एंड सपोज ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड कर जाता है, तो ये क्या है भाई, हमारा रिफ्रैक्टेड रे। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल। कौन सा नॉर्मल, जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे है और कहां पर बनाया गया है, इंटरफेस पे बनाया गया है। तो ये जो तीन लाइन है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये सेम प्लेन पे लाई करता है। सेम प्लेन पे लाई करने का क्या मतलब है ना, कि उसे हम एक पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सपोज मान लो मैं एक लॉयन को मैं एक पेपर पे ड्रॉ करना चाहूं, तो क्या मैं कंप्लीट लॉयन को ड्रॉ कर पाऊंगा? नहीं। उस पेपर पे मैं उसका बस एक एक पर्सपेक्टिव बना पाऊंगा, जो मुझे दिख रहा होगा, जो सामने से दिख रहा होगा। बैक पोर्शन को मैं नहीं बना सकता। तो थ्री डायमेंशनल फिगर्स को हम पेपर पे कंप्लीटली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर किसी फिगर को पेपर पे हम कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो हम कहते हैं इट लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। वो सेम प्लेन पे लाई कर रहा है। तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल जो है, ये सेम प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। ये है हमारा फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, देखते हैं। अब मैंने ये बताया है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो सेकेंड रे ये बोलता है कि अगर हमने लाइट के कलर को कांस्टेंट रखा, दैट इज लाइट ऑफ अ गिवन कलर की हम बात करें, क्योंकि देखो अलग अलग कलर ऑफ लाइट पे अलग अलग वैल्यूज आ सकती है। बट अगर हमने लाइट ऑफ अ गिवन कलर, सपोज मैंने व्हाइट लाइट यूज किया है, और फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, दैट इज मीडियम 1 और मीडियम 2 सेम है। मीडियम 1 एयर, मीडियम 2 मैं क्या ले रहा हूं, सपोज मैं कोई ग्लास ले रहा हूं। तो हमेशा आई, जैसे मान लो इंसिडेंट रे के एंगल को मैं चेंज करता हूं, तो जो रिफ्रैक्टेड रे का एंगल है वो भी चेंज होगा। लेकिन अगर उन दोनों एंगल्स के साइन का हम रेशियो निकालें, साइन क्या, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले, कॉस निकाल ले, टैन निकाले, व्हाटएवर, वो हमेशा एक कांस्टेंट आएगा। बट यहाँ पर बुक में हम सिर्फ साइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन का अगर हम रेशियो निकालते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा इफ द लाइट इज ऑफ सेम कलर। मतलब हम जितने बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लाइट का कलर सेम होना चाहिए और जो पेयर ऑफ मीडिया है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये कब की हम बात कर रहे हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 से छोटा और 0 से बड़ा होगा। वो देख लो, वही होगा ना भाई। 90 का क्या मतलब हो गया, अगर मान लो मैं बोलूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 है, मतलब रे कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा होगा रे, तभी तो ये 90 हो सकता है, ठीक है। उससे ज्यादा अगर एंगल हो, तो भाई रे, इंसिडेंट रे तो इस मीडियम में रहा ही नहीं, इंसिडेंट रे तो यहां नीचे चला जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस का क्या लिमिट पुट कर रहे हैं, फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो साइन आई अपॉन साइन आर एक कांस्टेंट होता है, इस कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, अगर डिफाइन करना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर
एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। ठीक है, ये बात आई समझ में? कोई डाउट है यहां पर? एक बार इसे रीड कर लो और बताओ कि कोई डाउट आ रहा है समझने में। चलो आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो हमने अभी कांस्टेंट पढ़ा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल एन। हमने अभी क्या पढ़ा, ये किसके इक्वल होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। बट इसको डिफाइन करने का एक और तरीका है। सपोज लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। ठीक है, तो लाइट रे जो है वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में आ रही है। ठीक है, यहां पर जो इसकी स्पीड है, सपोज ये क्या हमारा इंसिडेंट रे है, और ये क्या है? ये रिफ्रैक्टेड रे है। सपोज यहां पर इसकी स्पीड है v1 और यहां पर इसकी स्पीड है v2। v1 v2 क्या है? स्पीड ऑफ द लाइट रे इन कॉरेस्पॉन्डिंग मीडियम। क्योंकि हमने ये डिस्कस कर लिया ऑलरेडी ना कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो चेंज करता है। तो मीडियम 1 में सपोज उसकी स्पीड है v1 और मीडियम 2 में उसकी स्पीड है v2। तो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे ना, स्पीड का रेशियो निकालते हैं, तो वो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही आ रहा होता है। मतलब या तो हम साइन आई अपॉन साइन आर निकाले, या तो v1 अपॉन v2 निकाले। दोनों केस में वैल्यू सेम आएगा और उसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड है उसका जब हम रेशियो निकालेंगे, v1 अपॉन v2 करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सपोज मान लो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूं, यहां पर स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सपोज है x मीटर पर सेकेंड और यहां पर है y मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? x मीटर पर सेकेंड। मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट क्या है? y मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम रेशियो निकालें तो क्या है? x मीटर पर सेकेंड अपॉन y मीटर पर सेकेंड। तो ये मीटर पर सेकेंड तो कैंसिल हो गया। तो क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होगा? मुझे बताओ, क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्वांटिटी है, क्या उसका कोई यूनिट होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इट इज अ रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी है, तो यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डज नॉट हैव अ यूनिट। व्हाई? बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। अब यहां पर देखो, अगर लाइट रे जैसे यहां पे लाइट रे कहां से कहां जा रहा है? मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं N21। ऐसे इसको समझो, N21 का मतलब है लाइट रे कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अच्छे से कर दूं। लाइट रे कहां से कहां जा रहा है? 1 से 2 में जा रहा है। ठीक है, N21 का क्या मतलब है? लाइट रे कहां से कहां जा रहा है? पीछे वाले पहले नंबर को देखो, 1 से 2 में जा रहा है। सो N21 का क्या मतलब है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। मतलब लाइट रे अभी कहां आ गया? सेकेंड मीडियम में आ गया। कहां से आया? फर्स्ट मीडियम से आया। तो अभी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम देख रहे हैं मीडियम, उस मीडियम का, तो लाइट रे कहां से कहां आया है? वो अभी 2 में आया, कहां से? 1 में। तो इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। मतलब जो लाइट रे है वो पहले 1 में था, अब वो 2 में आया है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? v1 अपॉन v2। मतलब लाइट रे पहले जहां पर था उसकी स्पीड
अपॉन लाइट रे बाद में जहां पर आ गया उसकी स्पीड। सो n21 को हम क्या लिखेंगे, v1 अपॉन v2। ठीक है, कॉपी में फॉर्मूला लिखो, पहले ये लिखो, ये फॉर्मूला लिखो, फिर ये नोट डाउन कर लो और फिर ये नोट डाउन कर लो। ये तीन फॉर्मूले को कॉपी में लिखो। ठीक है, n21 का क्या मतलब है, लाइट रे कहां से कहां आ रहा है, 1 से 2 में आ रहा है। तो 1 में उसकी स्पीड थी v1, 2 में उसकी स्पीड थी v2। अब अगर हम n212 की बात करें तो लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है। ठीक है, 2 से 1 में जा रहा है। तो पहले कहां पर था, 2 में था, अब कहां पर आया, 1 में आया। तो ऊपर किसकी स्पीड आएगी, 2 की आएगी, नीचे किसकी स्पीड आएगी, जिसमें अभी वो है, दैट इज 1 की स्पीड आएगी। ठीक है, तो ये तीन को नोटबुक में कॉपी कर लो, हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये हैंडी हो जाएगा। ठीक है, चीजें तुम्हें समझ में आ रही हो। इसके नीचे ये एरो जरूर बनाना, ये एग्जाम में तो नहीं बनाना, बट तुम्हें समझ में आएगा कि लाइट रे कहां से कहां जा रहा है, मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है इस केस में। ठीक है, ये कॉपी हो गया, सभी ने कॉपी कर लिया, आगे चले। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कुछ बात है, कुछ टर्म्स है, जैसे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अगर लाइट रे एयर या वैक्यूम से किसी मीडियम में आ रहा है, तो जो सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव, जो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि सपोज, जैसे मैं ऐसे समझाता हूं, सपोज जो लाइट है वो कहां से कहां आ रहा है, एयर टू वाटर आ रहा है। ठीक है, तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर निकाले, तो उसको मैं लिखूंगा WRT विथ रेस्पेक्ट टू एयर। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, तो इसको क्या लिखूंगा, WA। मतलब लाइट रे कहां से कहां आ रहा है, ए से W में आ रहा है, एयर से वाटर में आ रहा है। तो यहां पर हम ए नहीं भी लिखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, NW। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट। सो अगर मान लो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, NWA। तो इसको हम NW से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पर हमें ए लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर कोई लाइट रे एयर से किसी मीडियम में आता है तो उसमें एयर वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही समझ जाते हैं। अगर NW लिखा हुआ है तो उसका मतलब हम यही समझ जाएंगे कि जो लाइट रे वो कहां से आ रहा है, एयर से आ रहा है, वाटर में। ठीक है, तो इज इक्वल्स टू, अगर इसको हम वेलोसिटी के टर्म्स में लिखे तो सोचो क्या लिखा जाएगा, पहले किस मीडियम में था, एयर में था, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन बाद में कहां पर आया, वाटर में आया, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। सो जो स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर होता है ना, वो एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। सी एक कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मतलब इट इज द स्पीड विद विच लाइट ट्रेवल्स इन एयर या वैक्यूम।
देखो वैसे तो एयर और वैक्यूम दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि जो लाइट की स्पीड है ना, दोनों में बहुत कम डिफरेंस होता है, तो इसलिए अगर हम इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बोले तो हम एयर और वैक्यूम को एक ही चीज कंसीडर करते हैं। तो ये c अपॉन वेलोसिटी इन वाटर को मैं v से लिख देता हूं। तो क्या हो गया, एन डब्ल्यू इज इक्वल टू सी अपॉन वी डब्ल्यू। तो इन जनरल मैं ये लिख सकता हूं कि अगर n है तो उसको c अपॉन v हम लिख सकते हैं, जहां पर n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का। जैसे यहां पर हम वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात कर रहे थे, तो यहां पर n क्या है, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू c अपॉन v। v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, v यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आई बात समझ में, यहां तक फटाफट एक बार इसको ब्रीफ अप करो, और ये जो मैंने पेन से लिखा है इसे कॉपी में एक बार लिख लो, इससे चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आगे चले। कॉपी हो गया, आगे चले। चलो आगे चलते हैं। एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, पहले वो क्वेश्चन करो। क्वेश्चन क्या है, दस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज 1.5। अगर मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम बोला है ना, तो मतलब मैं विथ रेस्पेक्ट टू एयर की बात कर रहा हूं, ये नोन है। क्वेश्चन है, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो जब ये सिर्फ लिखा हुआ रहता है ना, मतलब हम उसको विथ रेस्पेक्ट टू एयर ही बोल रहे हैं। इन अदर वर्ड्स हमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू दी हुई है जो है 1.5। हमें क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, कि उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा। चलो देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। हमें क्या पता है भाई, कि n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां पर n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, और v क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो हमें क्या निकालना है, हमें v निकालना है। तो क्वेश्चन में n की वैल्यू 1.5 है, c क्या होता है 3 इंटू 10 पावर 8, और मुझे क्या चाहिए, v चाहिए। तो v को अगर मैं इधर भेज दूं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो उधर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन 1.5। 1.5 से 3 2 टाइम्स में कट जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या उस मीडियम में, 2 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, बात आई समझ में।
यहां तक की बात आ गई, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला पॉइंट समझ में आ गया कैसे इस पे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। अच्छा, इस पहले पॉइंट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन है क्या है अभी, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42. What can you say by this statement? क्वेश्चन क्या बोला है कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2.42। यहां पे ध्यान देना, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक का सबसे मैक्सिमम नोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2.42, ठीक है। मतलब डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें लाइट रे जब एंटर करता है तो उसकी स्पीड सबसे स्लो हो जाती है, ठीक है। तो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, 2.42 है। क्वेश्चन में ये पूछा गया, इससे तुम्हें क्या समझ में आता है। भाई देखो, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया कि स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करो डायमंड में, ये पूछा है तुम क्या समझते हो इस स्टेटमेंट से। तो भाई देखो, हमें क्या पता है, n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, जहां पर n क्या होता है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और v क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो अगर हम v की बात करें तो v क्या हो जाएगा, c अपॉन n। तो इट इज 1/2.42। अच्छा, इसे मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ ना, 1/n इंटू सी, एक ही बात है। तो इंटू सी, तो देखो जब भी किसी नंबर को, जैसे सी को हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, वन से बड़े क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं ना, मतलब ये पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। तो मैं ये लिखूंगा, इट मीन्स दैट द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, और या फिर द स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस by a factor of 2.42, ठीक है। जो लाइट की स्पीड है वो डिक्रीज कर रहा है कितने फैक्टर से, 2.42 फैक्टर से। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे डिक्रीज लिख दिया है ना, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2.42 नहीं लिखा, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे डिक्रीज टर्म लिख दिया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2.42 नहीं लिखा। तो ये आ गया मुझे इस स्टेटमेंट से, क्या मैं कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर क्वेश्चन में फर्दर ये कहता है कि फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, तो हम सी की यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं और फिर उस केस में हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ये बात। कॉपी करो फटाफट, फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने पीछे डिस्कस किया था ना, सी क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट होता है। यहां पर हमने डिस्कस किया था सी क्या होता है भाई, स्पीड ऑफ लाइट होता है। सी जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट होता है। अगर इस फॉर्मूले की हम बात करें तो यहां पर सी क्या है, सी है स्पीड ऑफ लाइट, वेलोसिटी इन एयर है। तो सी है मेरा स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। एन क्या था मेरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, या मैं बोलूं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। आगे बात समझ में, सी एन और v क्या होता है।
तो भाई ये फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर करा दिया, इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे आता है ये भी बता दिया। अब दूसरी बात, refractive index of one pair of medium is reciprocal of the refractive index of given pair of medium। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, फिर इस पे हम क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला लिखो, n12 इज इक्वल टू 1/n21। ये फॉर्मूला लिखो, फिर इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जैसे कर लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। भाई क्वेश्चन है हमारा, सपोज एक लाइट रे जो है वो ग्लास से वाटर में जा रही है, और तो ये भाई चलो ये ग्लास से वाटर में गई, तो उस केस में जो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास, क्योंकि इसका क्या मतलब होता है, ग्लास से वाटर में गई, सपोज इसकी वैल्यू आ रही है 0.5। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 0.5। तो अब इससे तुमसे ये पूछा गया है कि अगर ये लाइट रे वाटर से ग्लास में जाती है, देखो एरो का डायरेक्शन मैंने चेंज किया, अगर ये लाइट रे वाटर से ग्लास में जाती है तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ये बताओ। जब ये ग्लास से वाटर में गई तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 0.5। तो अगर ये पूछा जाए कि व्हाट विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ इट गोज फ्रॉम वाटर टू ग्लास, देखो हमें पता है कि एन जी डब्ल्यू जो होगा वो 1/n होगा, यही हमने भी जस्ट पढ़ा। तो इट इज 1/0.5, पॉइंट हटा ऊपर 10 आया, तो 5 टू ज़ा विच इज 2। यूनिट क्या होगा, कुछ भी यूनिट नहीं होगा, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता है। आई बात समझ में? तो ये सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट देखो, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज n1 एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, देखो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम सीधे n1 लिख सकते हैं। ठीक है, ये नोटेशन हमारे बुक में नहीं है, तो इसको मैं सीधे n1 लिख सकता हूं, और इसको मैं सीधे लिख सकता हूं n2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू एयर को मैं n1 लिख सकता हूं, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू अगर एयर है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहां बताया था ऊपर में कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर निकाल रहे हैं तो एयर वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है। तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रेस्पेक्ट टू मीडियम टू जो होगा वो होगा n1/n2। ठीक है, मतलब कि मैं इसे दोबारा यहां पे लिख देता हूं। थर्ड पॉइंट ये कह रहा है कि n12 जो होगा वो होगा n1/n2। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं बताता हूं। फॉर्मूला क्या, सीधे लिख लो, n12 इज इक्वल टू n1/n2।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन ये है हमारा, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड is 2.42 and refractive index of glass is 1.41, then find refractive index of glass with respect to diamond. ये बताओ, if refractive index of diamond is 2.42 and refractive index of glass is 1.41, then find refractive index of glass with respect to diamond. So मुझे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये क्या दिया हुआ, 1.41 दिया हुआ है। क्या पूछा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड, तो क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस। ग्लास विद रेस्पेक्ट टू डायमंड क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, n12 क्या होता है, n1 अपॉन n2, तो ये हो गया 1.41 अपॉन 2.42, तो कैंसिल हो गया, ये हो गया 141 अपॉन 242। ठीक है, तुमने उल्टा दिया जवाब, जवाब होगा 141 अपॉन 242, इसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखो, ये तो हमने कर लिया है। हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर हमें एक बात ध्यान रखनी होगी, क्या ध्यान रखना है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हम कैसे लिख सकते हैं भाई, वी नो दैट n इज इक्वल टू सी अपॉन वी, तो c तो कांस्टेंट है, c क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके हिसाब से चेंज होगा, v के हिसाब से। तो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, कम होगी। इफ refractive index of a medium is higher, then speed of light in that medium will be lower. Speed of light in that medium will be lower. अच्छा, क्या क्वेश्चन पूछा तुमने, इन वाटर इट विल ट्रैवल फास्टेस्ट, तो यहाँ पर सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का है, तो सबसे फास्ट कहां पे ट्रैवल करेगा, वाटर में ट्रैवल करेगा। ठीक है, बात आई समझ में, क्लियर हो गया होगा ये चीज। ठीक है, तो ये हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। रिवाइज दिस टॉपिक और यहां तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनी डाउट। ऑलराइट,
we are ending this session with this. All right.